और उसने ये मान लिया कि इन चुनावों में ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। तो अगला चुनाव भी आपको उसी ईवीएम से जीतना पड़ेगा। कौन सड़क पर उतरेगा? क्या जनता सड़क पर उतरेगी? जनता संघर्ष करेगी? अरे ये आपका काम है। हिंदुत्व को रोज जगाया जा रहा है, या फिर आप पूरे महाराष्ट्र की जनता को पैसा दे करके वोट खरीदने का काम कर रहे हो? इतना बड़ा ये भानगड़ काय के लिए किया, बताओ बुरा, ईमानदारी से बताओ। उस वोटर का क्या जिसका अभी अभी बीजेपी से मोह भंग हुआ है, जिसको अभी अभी ये लगने लगा है कि मोदी जी में वो बात नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा चुनावों में जहां कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल था, बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि न सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बल्कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। कई बीजेपी नेता चुनावों से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने लगे। नेता तो नेता, कई ऐसे गायक जो अपनी गायकी के दम पर बीजेपी का समा बांधने का काम किया करते थे, वो भी बीजेपी से किनारा करने लगे। कन्हैया मित्तल और रॉकी मित्तल, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, ये दोनों ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी गायकी के दम पर बीजेपी के फेवर में खूब माहौल बनाया था। लेकिन जब इन दोनों को लगने लगा कि इस बार हरियाणा चुनावों में बीजेपी का अस्तित्व खत्म होने वाला है, तो ठीक चुनावों से पहले इन दोनों ने पलटी मार ली। इन दोनों ने कैसे पलटी मारी, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में इतना भयंकर माहौल था कि सारे एग्जिट पोल भी कांग्रेस को जिता रहे थे। जिस हिसाब से मन बना के बैठे हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर लोग, उनको कोई भी मंजूर नहीं है। इस समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस मंजूर है। 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आने वाले थे, जो बस एक फॉर्मेलिटी ही लग रही थी। 8 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से चुनावी नतीजे आना चालू हो गए और नतीजे भी ठीक उसी तरह आ रहे थे जैसा लोगों ने अंदाजा लगाया था। और कांग्रेस वालों को उनके विजय का पहले से एहसास और विश्वास था, लेकिन चुनाव से पहले बातें बोली नहीं जाती है। अब सामने दिख ही रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। अब तो जो है ईवीएम बोल रहा है, अभी ब्लैक पेपर बोल रहे हैं, तो सब कुछ अब तो जो कहते हैं ना वो प्रत्यक्ष के प्रमाण है। अब तो शुरुआती रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती साफ नजर आ रही थी और इस बात की खुशी पूरी कांग्रेस में दौड़ रही थी। और हरियाणा में भी हम लोग बहुत, अभी तक हमारी उम्मीदें कायम है, तो मुझे लगता है थोड़ी देर अभी भी कायम है शहजाद। नहीं, हरियाणा में आपकी उम्मीद कायम है, मैंने सही सुना। लेकिन कांग्रेस की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 12 बजे तक आंकड़ों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी और बीजेपी ने सभी के कयासों पर पानी फेर दिया था। अपडेट आ रही है और जुलाना से विनेश फोगाट 5000 वोटों से पीछे चल रही हैं। बीजेपी धीरे धीरे बहुमत की तरफ बढ़ रही थी और 2-3 बजे तक बीजेपी की जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ गए हैं। शिवम, हरियाणा में जिस तरीके के परिणाम आए हैं, 240 के नतीजों के बाद कहा गया कि एक कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या हरियाणा की जनता ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं होने देंगे? बड़े बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट अपना माथा पीटने लगे। किससे कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई ईवीएम को दोष दे रहा था तो कोई चुनाव आयोग को। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। हरियाणा चुनावों से ठीक पहले एक माहौल बनाया गया कि आरएसएस और मोदी जी के बीच ठनाठनी चल रही है। ऐसा दिखाया गया कि आरएसएस अब मोदी जी के सपोर्ट में नहीं है, वो मोदी जी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, जबकि ग्राउंड पर ऐसा था नहीं। अब ये माहौल किसने बनाया और इस माहौल से किसको फायदा हुआ, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और दूसरी बात, चुनावी नतीजे यदि कांग्रेस के फेवर में नहीं आते हैं तो वो ईवीएम को निशाना बनाती है, और यदि कांग्रेस के फेवर में आते हैं तो वो एकदम खामोश रहती है। तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। जहां जहां हस्तक्षेप हुआ है वहां की बैटरी 99% है। आप मुझे बताइए, इतने दिन से मशीनें पड़ी हैं, 99% और सबकी स्टैंडर्ड, सबकी 99% कैसे हो सकती है? और जिनको नहीं छेड़ा गया उसमें कोई 60% है, कोई 70%। भाई कांग्रेस वालों, आप लोग पहले तय कर लो कि ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है। अगर आप लोग मानते हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो फिर इलेक्शन में हार के बाद ही आपको ईवीएम क्यों याद आती है? जैसे ही आप 1-2 चुनाव जीतते हो तो आप ईवीएम को भूल जाते हो, फिर आपको ईवीएम में गड़बड़ी नजर नहीं आती है। लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि ईवीएम का मुद्दा बहुत गर्मी पर था। कई एक्टिविस्ट भी मैदान में उतर गए थे, उन लोगों ने इस पर मोर्चा भी खोला था। विपक्ष द्वारा इतनी सावधानी और सतर्कता बरती जा रही थी कि चुनावी नतीजे के बाद कहीं ईवीएम में गड़बड़ी जैसी बातें भी सामने नहीं आई। लेकिन हरियाणा चुनावों से पहले कांग्रेस इतने कॉन्फिडेंस में थी कि वो ईवीएम को भूल गई और उसने ये मान लिया कि इन चुनावों में ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही नतीजे कांग्रेस के फेवर में नहीं आए, एकदम उलट, तो कांग्रेस ने ईवीएम पर निशाना साध लिया। अब ईवीएम में गड़बड़ी होती है या नहीं होती है, ये तो उसके एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो इस मुद्दे के खिलाफ कौन कोशिश करेगा, कौन सड़क पर उतरेगा? क्या जनता सड़क पर उतरेगी? जनता संघर्ष करेगी?
अरे ये आपका काम है। अगर आप ये मानते हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो लड़ो सरकार से, बंद कराओ ईवीएम को। ऐसा थोड़ी ना कि आप जीत गए तो ईवीएम ठीक, हार गए तो ईवीएम खराब। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि कांग्रेस हार के बाद ईवीएम को दोष देती है तो इससे जनता में गलत मैसेज जाता है। कैसे, बताता हूँ। मान लीजिए कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट देता आ रहा है और उसको इस बार बीजेपी को वोट देने का मन नहीं है, वो चाहता है कि बदलाव की सरकार हो, कोई सरकार में बदलाव आए, और वो अपना मन बनाता है कि अब की बार विपक्ष को वोट दिया जाएगा, और उसके वोट देने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है और ये बहाना लगाती है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी है, तो उस वोटर पर क्या असर पड़ेगा? वो तो यही सोचेगा कि अगर इनकी सरकार बनने वाली ही नहीं है तो इनको वोट देने से क्या फायदा। जो कांग्रेस का कोर वोटर है या जो भाजपा का विरोधी वोटर है वो तो चलो हर बार वोट दे देगा, लेकिन जो टर्नआउट वोटर है, जो वोटर स्विंग वोटर होता है, जो अपनी सोच बदलता है, वो फिर वोट क्यों देगा? वो तो यही सोचेगा ना कि इनको वोट देने से क्या फायदा, ईवीएम गड़बड़ हो जाएगी, ईवीएम मैनेज हो जाएगी, सरकार तो इनकी बननी नहीं है। उस वोटर का क्या जिसका अभी अभी बीजेपी से मोह भंग हुआ है, जिसको अभी अभी ये लगने लगा है कि मोदी जी में वो बात नहीं रही, वो वोटर आपको क्या सोच के वोट देगा? क्या वो वोटर ये नहीं सोचेगा कि इससे तो अच्छा है कि जिसको वोट देते चले आ रहे हैं उसी को वोट दे? बिल्कुल सोचेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस ईवीएम का रोना आप हमेशा रोते रहते हो, अगर आप उस ईवीएम को बंद नहीं करवा सकते तो अगला चुनाव भी आपको उसी ईवीएम से जीतना पड़ेगा। ये भी तय है। क्या आप लोगों के पास इसका कोई दूसरा इलाज है? नहीं है। तो या तो आप ईवीएम को बंद करवा दो और नहीं तो ईवीएम का रोना बंद कर दो, क्योंकि चुनाव तो अल्टीमेट आपको ईवीएम से ही लड़ना है। लेकिन अगर आप उसी ईवीएम से चुनाव लड़ते रहोगे और हारने के बाद ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रही है, ऐसा बोलते रहोगे तो एक दिन जनता का भरोसा ही उठ जाएगा आप लोगों पर से। जनता भी ये सोच लेगी कि जब ईवीएम ही सब कुछ है तो इनको वोट देके फ़ायदा क्या है। तो ईवीएम का रोना बंद कर दो, या तो ईवीएम को ख़त्म करवा दो, बंद करवा दो, और अगर नहीं करवा सकते, ईवीएम से ही आपको चुनाव लड़ना है, तो मेहरबानी करके दूसरी वजह बताओ जनता को कि इस वजह से हम चुनाव हार गए। दोस्तों, आप लोग ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखें। दोस्तों, ये तो थी हरियाणा चुनाव की बातें। अब आते हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को और झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनावों की तारीख का ऐलान करते समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जब प्रेस से बात कर रहे थे, तब एक पत्रकार ने उनसे ईवीएम संबंधी सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है। तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, जिस नॉनसेंस। अब ये महाशय जनता को बता रहे हैं कि काउंटिंग शुरू होती है 8:30 पर, लेकिन न्यूज़ चैनल 8:05 पर ही रिजल्ट दिखाना चालू कर देते हैं। दिस इज नॉनसेंस। सर, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की मीडिया नॉनसेंस है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने मीडिया की इस नॉनसेंस पर क्या कार्रवाई की? आप ही हाथ धर के बैठे हुए हैं। अगर कोई मीडिया हाउस चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई रुकावट डालता है या चुनावी नतीजों में कुछ हेराफेरी करता है तो आप बस चुपचाप बैठे रहे। आपने क्यों इन चैनलों पर कोई एक्शन नहीं लिया? और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली। कभी भी देख लीजिए, एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? दिस कैन लीड टू सीरियस इश्यूज समटाइम्स। इवन द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड अचीवमेंट इज नथिंग बट फ्रस्ट्रेशन। क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे ईवीएम के संबंधित कोई सवाल पूछा जाएगा तब मैं ये जवाब देके बच जाऊंगा? अरे, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप किसी पर भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं जो आपकी चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करे या नतीजों की हेरफेर करे। ये कब समझेंगे प्रभु? खैर दोस्तों, अब बात करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव। क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस उसी माइंडसेट के साथ इन चुनावों में उतरेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है? और अगर हाँ, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये मानता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है
तो वो इस ईवीएम को लेकर के आगामी चुनावों में क्या कर रहे हैं। इंडिया अलायंस ऐसा कौन सा कदम उठा रहा है जो ईवीएम उनकी जीत में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि अगला चुनाव भी ईवीएम से ही होने वाला है। और यदि आप मानते हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो वोटर के मन में तो एक निराशा रहेगी, वो कैसे आपको वोट देगा। दोस्तों, मेरा मानना यहाँ पर यह है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन अगर इंडिया अलायंस जनता के मुद्दों के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ मैदान में उतरता है तो कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 1-2 जीत के बाद इंडिया अलायंस के अंदर ही इतने कलेश पैदा हो जाते हैं कि सारी हवा फुस हो जाती है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के इंडिया अलायंस की क्या स्ट्रेटेजी है ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। हिंदुत्व को रोज जगाया जा रहा है। बहराइच की घटना इस बात का सबूत है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या भी चुनावों के अंदर बहुत गर्मी लाने वाली है। बीजेपी एक चुनावी मशीन की तरह काम करती है और वो लास्ट ओवर लास्ट बॉल तक हार नहीं मानती है। बीजेपी को चुनाव जीतने के सारे हथकंडे पता है, इसलिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है। 1,500 रुपया जो 3,000 मिला उसके सामान लाए, साड़ी लाई, किसी ने घुंघरू लाया, किसी ने देव पूजा का सामान का उसका बिजनेस का उसको बढ़ा दिया। ये बढ़ रहा है। ये 2.5 करोड़ महिलाएं वो महिलाएं होंगी जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए से कम होगी। अब शरद पवार जी, जो कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ऐसा बताया है कि गवर्नमेंट के सेंसेक्स आंकड़े के हिसाब से एक परिवार में 4 लोग माने जाते हैं और महाराष्ट्र की टोटल आबादी है 12 करोड़। यदि आप 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आप 10 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो या तो ये आपका 2.5 करोड़ वाला आंकड़ा गलत है या फिर आप पूरे महाराष्ट्र की जनता को पैसा दे करके वोट खरीदने का काम कर रहे हो। अब यदि 12 करोड़ जनता में से 10 करोड़ के पास 1500 रुपए हर महीने का लाभ पहुंचेगा तो वो वोट किसको देंगे? ये तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। ये महिला हमारी बहना अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह जानती है और ये पैसे मार्केट में आएंगे तो गांव बढ़ जाएगा, शहर का विकास होगा। देखिए, मुख्यमंत्री साहब का विजन कितना बढ़िया है। 1500 रुपए में वो गांव का भी विकास कर देंगे, शहरों का भी विकास कर देंगे। किसी का विकास हो या ना हो, भाजपा का विकास तय है। एक आम इंसान जो दैनिक जरूरतों की चीजों को खरीद कर उनमें जीएसटी भरकर सरकार का खजाना भरता है और सरकार उसी खजाने का उपयोग वोट खरीदने में करती है। अब अगर आम जनता से लिया गया टैक्स का पैसा इस तरह से वोट खरीदने में लिया जाएगा तो किसकी सरकार बनेगी? ये तो तय है। 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए के हिसाब से हर महीने 3700 करोड़ रुपए का लाभ दिया जाएगा, जो सालाना लगभग 40,000 करोड़ के आसपास होगा। दोस्तों, शरद पवार साहब और हम और आप तो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक टेकचंद सावरकर ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमने ये जुगाड़ तो सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए किया है। वो क्या कह रहे हैं जरा उनको सुना जाए। इतना बड़ा ये भानगढ़ काय के लिए किया बताओ बुरा, ईमानदारी से बताओ, अंतःकरण से ये इतनी बड़ी भानगढ़ काय के लिए की कि जिस दिन तुम्हारे घर के सामने इलेक्शन की पेटी आएगी तो मेरी ये लाडली बहना कमल को वोट देंगी। इसके लिए तो ये जुगाड़ किया हमने। दोस्तों, बीजेपी के विधायक इतनी निडरता के साथ ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ये सब जुगाड़ वोट पाने के लिए किया है, तो अब इसमें क्या शक और संशय रह गया कि बीजेपी ने ये योजना वोट खरीदने के लिए की है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है और करता भी है या नहीं। अब चुनाव आयोग बीजेपी पर कोई कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन जिस महिला के घर में 1500 रुपए महीने का लाभ पहुंचेगा तो वो तो वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को देगी। ये तो तय है, क्योंकि हमारे देश का आम इंसान कभी भी गद्दारी नहीं करता है। नेताओं की बात अलग है, लेकिन आम इंसान कभी गद्दारी नहीं करता है। वो जिसका खाता है उसका गुण गाता है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर ईवीएम से ही सारे चुनाव जीते जा सकते हैं तो फिर ये 40-40 हजार करोड़ की योजनाएं क्यों लाई जाती हैं? क्या कांग्रेस के पास बीजेपी की इस रेवड़ी का कोई इलाज है या कांग्रेस इसके कटाक्ष में कुछ कर रही है? इन सब सवालों के जवाब धीरे धीरे वक्त के साथ हमें मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।